Hello everyone, welcome to Cam Academy. In the last lecture, I will be discuss about what is the NMR spectroscopy and its history, and which type of a nuclei is NMR active and which type of nuclei is NMR inactive, and what is the quadrupolar nuclei and what is the non-quadrupolar nuclei, and what is the concentrate and dilute nuclei. And in the last lecture, I also discuss about how the NMR gives signal and what is the relaxation time, what is the pulse spectra. ठीक है, now start. In this lecture, the first I will be discuss what is the what is the nomenclature of the NMR. nomenclature जैसे होता क्या है कि NMR में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका नाम हम लोग कैसे देंगे. जैसे कई प्रकार के इसमें भी आपके डिफरेंट मेगाहर्ट्ज़ के इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हो. जैसे आपके 900 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर सकते हो, 200 मेगाहर्ट्ज़ के भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर सकते हो, 500 मेगाहर्ट्ज़ का भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है. तो आपके जब आप 900 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो या 400 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, उसमें फ़र्क यही होता है कि 900 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करोगे तो उसमें जो सिग्नल की जो पिक रहेगी वो आपको साफ़ सुथरा अच्छी पिक आपको ऑब्जर्व होगी. ठीक है, और वही पिक आपको 400 में थोड़ी सी छोटी दिख सकती है या आपको ऑब्जर्व नहीं हो सकता है. अंतर केवल यही रहता है. ठीक है, तो उसमें केवल अंतर यही है कि जब जितना आप अच्छे मेगाहर्ट्ज़ के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे उतना आपको पिक की क्लियरिटी अच्छी दिखेगी. जैसे मैं बता रहा हूँ कि 900 मेगाहर्ट्ज़ इंस्ट्रूमेंट का मीन्स मतलब क्या होता है. In 900 megahertz instrument means कि precursor frequency of the TMS proton will be the 900 megahertz. precursor frequency of TMS proton in hydrogen NMR is 900 मेगाहर्ट्ज़. ठीक है, जैसे यदि 900 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट है तो उसका मतलब यही होगा, आपको बताया गया होगा, बताए थे इन लास्ट लेक्चर में कि जो आपका जो NMR ट्यूब होता है उसमें 3 चीज़ आपके मिक्स रहते हैं. NMR ट्यूब में 3 चीज़ मिक्स होता है. फर्स्ट, आप रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करते हो जो हाइड्रोजन और कार्बन 30 NMR के लिए क्या होता है, TMS होता है. रेफरेंस स्टैंडर्ड क्यों यूज़ करते हैं अभी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हाइड्रोजन NMR आप कर रहे हो या कार्बन 30 NMR कर रहे हो तो उसमें रेफरेंस स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं TMS, टेट्रामेथाइल सीलेन. ठीक है, फिर आपको जिस कंपाउंड का सिग्नल लेना है, कंपाउंड आप डालोगे जिसका आपको सिग्नल लेना है. जिस कंपाउंड को भी आपको सिग्नल लेना हो, आइडेंटिफाई करना हो, उस कंपाउंड को डालोगे. यदि आप हाइड्रोजन NMR उसका लेना चाह रहे हो तो, और उसमें TMS मिलाया जाएगा. और क्या मिलाते हैं, सॉल्वेंट इसलिए कि जो कंपाउंड है वो कंपाउंड उस सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए, इसलिए हम उसमें क्या डालते हैं, सॉल्वेंट. और TMS आपको डालना है, इसे हम कहते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड. ठीक है, तो होता क्या है, यदि किसी का भी आप सिग्नल ले रहे हो तो उसमें यदि आप हाइड्रोजन या कार्बन 30 NMR लोगे तो उसमें आपका क्या ऐड करोगे, TMS आप उसमें क्या करोगे, ऐड करोगे एज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड. तो उसमें इन 900 मेगाहर्ट्ज़ इंस्ट्रूमेंट का मतलब यह हुआ कि उस इंस्ट्रूमेंट में जब आपका जो सिग्नल आएगा उसमें जो TMS प्रोटॉन का जो सिग्नल है उसकी प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आपका क्या होगा, 900 मेगाहर्ट्ज़ होगा. जैसे देखिए, यदि आपका इसका सिग्नल आता है CH3 CH2 Cl है. ठीक है, जब इसका आप सिग्नल देखोगे तो ऐसा आएगा अभी. ठीक है, ये आपका है CH3. अभी क्यों है वो भी पता चल जाएगा बाद में जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो.
ठीक है। ये आपका सिग्नल CH2 का है, ये आपका किसका है, ये सिग्नल CH3, ये आपका CH2। और TMS आप ऐड किए हो ना, TMS में भी जो आपके 12 हाइड्रोजन होते हैं ना, फार्मूला क्या होता है, Si CH3 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 CH3। तो TMS में भी आपके कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन भी आइडेंटिफाई होंगे। ये आपका किसका सिग्नल है, TMS का है। इसकी छोटी सी पिक आनी ज़रूरी है। TMS को हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि TMS का जो सिग्नल है उससे आपको हमेशा 0 ppm में सेट करना है, 0 में सेट करना है। कि इसको आपको 0 में सेट करना है और इसे ये आपका ppm में होता है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इसे हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट, मतलब कि पोजीशन ऑफ सिग्नल, केमिकल शिफ्ट। ये सब अभी पढ़ाया जाएगा डिटेल में। केमिकल शिफ्ट का मतलब पोजीशन ऑफ सिग्नल, मतलब यह आपका TMS को है, TMS को आप 0 में हमेशा सेट करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपका जहाँ जहाँ पीक आएगा उससे हम बता देंगे कि ये इतने ppm में ये सिग्नल आया है, ये सिग्नल आपका इतने ppm में आया है। जैसे आपका ये 1 ppm में आ सकता है, ये आपका 2 ppm में आ सकता है। ppm इसका क्या है, यूनिट है केमिकल शिफ्ट का, इसमें यूनिट क्या है, ppm है, ठीक है। और TMS का यही रहता है कि TMS हम लोग रेफरेंस स्टैंडर्ड इसलिए यूज किए हैं क्योंकि उससे आप 0 में सेट करोगे कि उसके एक रेफरेंस स्टैंडर्ड रहेगा जिससे हम 0 में सेट कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी पिक आएगा उसका हम लोग बता देंगे कि यह कितने कितने ppm में सिग्नल आया है, ठीक है। और 900 मेगाहर्ट्ज़ इंस्ट्रूमेंट का मीन्स क्या हुआ था कि उस इंस्ट्रूमेंट का यदि आप किसी कंपाउंड का NMR सिग्नल ले रहे हो तो उसमें जो TMS प्रोटॉन का जो सिग्नल आएगा उसका जो प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी है वो आपका क्या है, 900 मेगाहर्ट्ज़ इंस्ट्रूमेंट। तो इसका जो प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी है वो आपका क्या होगा, 900 मेगाहर्ट्ज़ है प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी कितना है, 900 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक। तो ये होता है आपका। वैसे ही जैसे आपका 400 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट है तो 400 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ कि उस इंस्ट्रूमेंट में जब भी आप किसी कंपाउंड का सिग्नल लोगे तो TMS को आप फर्स्ट 0 में सेट करोगे, उसके अबाउट आपका जो भी सिग्नल आया हो तो उस इंस्ट्रूमेंट में जो TMS प्रोटॉन का जो प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका कितना है, 400 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। और मैंने आपको जब सिग्नल कैसे आता है उसमें आखिरी में बताया था, जब रेडियो फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई करते हो तो धीरे धीरे हम उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। जैसे ही वो जिसके प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी जितने भी हाइड्रोजन डिफरेंट हैं उसके प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी से वो मैच होगा, फर्स्ट जिससे मैच होगा उसका आपका सिग्नल आ जाएगा, फिर सेकंड वाले से मैच होगा उसका भी आपका ऐसे ही सिग्नल आ जाएगा। तो आपका सिग्नल ऐसे आता है, ठीक है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नोमेनक्लेचर बस ऐसे ही किया जाता है कि उसमें TMS प्रोटॉन का प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी कितना है वो देखने के लिए। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है कि किसी का भी प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी कैसे आप दिखाओगे। जैसे आपका एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 CH2 Cl, ठीक है। इसमें आपके दो आपके हाइड्रोजन NMR आपको लेना है। हाइड्रोजन NMR का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन NMR में आपका रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होता है, TMS हम यूज करते हैं। अब इसमें कितने सिग्नल आएंगे इस चीज़ के बारे में बाद में भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन आप यहाँ बस ये समझ लो कि जितने डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे उतने वो सिग्नल देगा। यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन डिफरेंट है, यह भी आपका हाइड्रोजन डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि इस हाइड्रोजन के कार्बन से Cl जुड़ा है, इस हाइड्रोजन के कार्बन से कार्बन जुड़ा है, तो ये दोनों के दोनों आपके क्या है, डिफरेंट है। तो दो सिग्नल आएंगे। सिग्नल आइडेंटिफाई कर लिया जाए, आपका जो सिग्नल आएगा वो ऐसे ही आएगा, ठीक है। जिसमें यह जो सिग्नल है वो आपका किसका रहता है, TMS, जो आप रेफरेंस स्टैंडर्ड जो डालते हो वो उसके हाइड्रोजन का यह सिग्नल होता है। इससे बस हमें यह देखना रहता है कि छोटी सी भी पीक आ जाए, जिससे आपको क्या करना है, केवल 0 ppm में 0 में सेट करना है, ठीक है। TMS की एक छोटी सी पीक आ जाए बस उससे क्या करना रहता है, उससे हम लोग 0 में सेट करते हैं। अब यदि एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ये आपका सिग्नल है CH3 का, क्यों है ये बाद में पता चल जाएगा, यहाँ बस आप सीख लीजिए। ये आपका CH3 का सिग्नल है, ये आपका CH2 का सिग्नल है, ठीक है। और ये आपका क्या है, यदि मैं सिग्नल ही देख रहा हूँ, इस सिग्नल जो आता है ना 0 1 2 ये सब जो भी वैल्यू होते हैं 1.52 कुछ भी हो, उससे हम लोग कहते हैं केमिकल शिफ्ट,
केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट का मतलब होता है पोजीशन ऑफ सिग्नल, पोजीशन ऑफ सिग्नल मतलब कि किसी भी सिग्नल, जो भी सिग्नल आ रहा है उसका जो पोजीशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट। लेट कंसीडर ये आपका जीरो, हमेशा टीएमएस या जो भी रेफरेंस स्टैंडर्ड आप जिस भी एनएमआर में ले रहे हो उसका जो सिग्नल है रेफरेंस स्टैंडर्ड का, उससे हम लोग जीरो में सेट करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी पोजीशन हो इन अदर सिग्नल का उसे मुझे देखना नहीं है, लेकिन बस पहला पॉइंट यही कि टीएमएस को या कोई भी रेफरेंस स्टैंडर्ड है उसे हमें कहाँ सेट करेंगे, 0 ppm में सेट करेंगे। एग्जांपल लिया हूँ, लेट कंसीडर ये आपका 1 है, ये 2 है, और इसमें केमिकल शिफ्ट का जो यूनिट है वो आपका पीपीएम होता है। मतलब कि ये आपका 0 ppm में सिग्नल आ रहा है, ये आपका 1 ppm में सिग्नल आ रहा है, ये आपका 2 ppm में। ये ppm मिस होता है पार्ट्स पर मिलियन, ये यूनिट है आपका केमिकल शिफ्ट का। ठीक है, इसमें आप यह यूज़ करते हो। ठीक, ये सिग्नल मान लो कि यह सिग्नल आपका कितने मेगाहर्ट्ज़ के इंस्ट्रूमेंट में आप यूज किए हो, 500 मेगाहर्ट्ज़ इंस्ट्रूमेंट यूज किए हो। 500 मेगाहर्ट्ज़ के इंस्ट्रूमेंट में ऐसा आपका सिग्नल आया है। ठीक है, अब करना क्या है, आपको यह देखना है कि किसी भी सिग्नल का प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, उसे कैलकुलेट करना है। तो किसी भी सिग्नल का पहले प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने से पहले आपको टीएमएस का पहले पता रहना चाहिए, इसकी प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी कितनी है। फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 0 से 1 है तो फिर हमको इतने के बीच का जो डिफरेंस है 0 से 1 का, इसके बीच में कितनी प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी है ये मुझे पता चल जाए तो मैं टीएमएस के प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दूंगा, तो 1 ppm का प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी या टीएमएस। ठीक है, प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी टीएमएस का कितना होता है, यदि 500 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो तो मैंने भी इसके पहले वाले टॉपिक में बताया कि 500 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट में टीएमएस प्रोटॉन का प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी 500 मेगाहर्ट्ज़ होगा। ठीक है, तो वैसे ही यदि 500 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो तो 500 मेगाहर्ट्ज़ होगा टीएमएस का प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी। 900 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे तो 900 मेगाहर्ट्ज़ होगा टीएमएस का प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी। तो 500 मेगाहर्ट्ज़ इसका प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी है। अब मेगाहर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में कैलकुलेट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 10 के पावर 6 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिससे हम 10 के पावर 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं हर्ट्ज़। ठीक है, 500 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट, 500 इंटू 10 के पावर 6 हर्ट्ज़, क्योंकि मेगाहर्ट्ज़ को आप हर्ट्ज़ में कन्वर्ट किए हो। अब यह तो आपको टीएमएस तक का प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी का पता चल गया कि टीएमएस की प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी कितनी है, यह है। अब यदि आपको यह बताना हो कि CS3 का जो सिग्नल जो आ रहा है, जो उसकी केमिकल शिफ्ट है, मतलब उसका जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ सिग्नल है 1 ppm, उसका प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यदि 0 से 1 है तो 0 से 1 के बीच का जो प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा, यदि आप 500 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे तो वो आपका कितना होगा, 500 हर्ट्ज़ होगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है, वैसे ही 1 से 2 के बीच में कितने का डिफरेंस होगा प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी का, वो भी 500 हर्ट्ज़ होगा। ठीक है, 1 से 2 में भी 500 और 0 से 1 में भी आपका कितना होगा, 500 हर्ट्ज़ होगा। यदि आप 900 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे तो, यदि 900 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे तो उस केस में 0 से 1 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 900 हर्ट्ज़ होगा। और 1 से 2 के बीच में 900 हर्ट्ज़ होगा, 2 से 3 के बीच में 900 हर्ट्ज़ होगा। ठीक है, अब आपको बताना है प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी ऑफ द CS3, मतलब 1 ppm का क्या होगा। तो प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी ऑफ CS3 के बीच, प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी आपको CS3 का कैलकुलेट करने के लिए आपको 0 से 1 के बीच का मालूम है ना, प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी बिटवीन 0 to 1 ppm। 0 से 1 ppm के बीच में प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 हर्ट्ज़ है। तो दोनों को आप ऐड कर दोगे जब, तो आपको ये पता चल जाएगा, टीएमएस का आपको मालूम है, इन दोनों के बीच का आपको मालूम हो गया, तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको 1 ppm में कितना प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी है वो आपको पता चल जाएगा। अब प्रिकर्सर
फ्रीक्वेंसी ऑफ CH3 प्रोटॉन इज कितना होगा, दोनों को ऐड करोगे तो आपका क्या हो गया 500 500 हर्ट्ज। ठीक है, मतलब कि CH3 प्रोटॉन का इसका कितना था 500 मेगाहर्ट्ज था, इसका कितना है 500, इसका देखिए प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी ऑफ TMS का इतना था, प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी ऑफ CH3 मॉलिक्यूल इसका कितना है 500 में आप क्या किए हो, इसमें टोटल में 500 ऐड किए हो। ठीक है, अब वैसे ही यदि आपको ये बताना हो कि प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी ऑफ CH2 मतलब 2 ppm, CH2 यह है ना, CH2 का मतलब क्या हुआ 2 ppm में आपका कितना प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी होगा, उसके लिए आपको 0 से 1 के बीच में कितना प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी है वो मालूम रहना चाहिए, 1 से 2 के बीच में कितना है वो, फिर आप दोनों को ऐड जब कर दोगे 0 से 2 के बीच वाला जो है उससे आप दोनों को ऐड कर दो और उससे आप टोटल को किस में ऐड करोगे TMS वाले में, तो आपको पता चल जाएगा CH2 का। तो 0 से 1 के बीच में 500 हर्ट्ज, फिर 1 से 2 के बीच में 500 हर्ट्ज, टोटल कितना हुआ 1000 हर्ट्ज। तो 1000 हर्ट्ज हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा 500 00100 हर्ट्ज। ठीक है, अब यहाँ देखो जब आप रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करोगे तो फर्स्ट सबसे कम प्रिकर्सर फ्रिक्वेंसी किसका है, इसका है, जब सबसे कम वाला है पहले उसका सिग्नल आ जाएगा, फिर धीरे धीरे फिर आप रेडियो फ्रिक्वेंसी की इंटेंसिटी जब बढ़ाओगे तो फिर इसका सिग्नल आ जाएगा, फिर आप धीरे धीरे रेडियो फ्रिक्वेंसी की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तब इसका आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, जैसे जैसे आप क्या करोगे पहले इसका सिग्नल आएगा क्योंकि इसकी कम वैल्यू है, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर आप फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, फिर इसकी सिग्नल आ जाएगी, फिर आप रेडियो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल बढ़ाओगे तो इसका। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ना पल्स के रूप में अप्लाई करते हो, इंटेंसिटी को आप धीरे धीरे बढ़ाओगे उसके अबाउट आपका सिग्नल आते चल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सिग्नल का आपको प्रिकर्सर फ्रिक्वेंसी बताना हो तो आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, या आप इसी को एक सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं कि 0 से 2 के बीच में कितने प्रिकर्सर फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है, 0 से 2 में 500 प्लस 500 मतलब कि 1000 है, 1000 हर्ट्ज है, ये कितना है 0 से 2 के बीच में 500 प्लस 500 मतलब 1000 हर्ट्ज। यदि आपको बताना हो कि 2 ppm का प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी क्या होगा सिंपल भाषा में, तो आप लिखोगे कितना 1000 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS, ग्रेटर देन TMS, क्योंकि TMS का प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी से 1000 हर्ट्ज, यदि इसका मतलब क्या हुआ TMS का जो प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी है उसमें आप 1000 हर्ट्ज आप क्या करोगे ऐड करोगे, मतलब कि ग्रेटर मतलब उससे TMS से 1000 हर्ट्ज ज़्यादा। ठीक है, 1000 हर्ट्ज ज़्यादा ही तो है, तो ये आपको सिंपल भाषा में भी ऐसे भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, इन 900 मेगाहर्ट्ज instrument how many magnetic field generate in हाइड्रोजन NMR। हाइड्रोजन NMR में यदि कहीं आप 900 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो किसी भी कंपाउंड का सिग्नल लेने के लिए, तो उसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो आपको बताया गया था प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू गामा बी नॉट। प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी आपका कितना दिया हुआ है 900 मेगाहर्ट्ज इसमें दिया हुआ है, यही आपका TMS का भी होता है ना, तो प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी आपका कितना है 900 है इक्वल टू गामा। हाइड्रोजन NMR के लिए ग्रेविमेग्नेटिक रेशियो का वैल्यू कितना होता है 42.57 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला होता है, इनटू बी नॉट आपको बताना है कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो बी नॉट का वैल्यू क्या हुआ 900 बाई 42.57, इसे आप सॉल्व करो 21.1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या होती है उस NMR इंस्ट्रूमेंट में जनरेट होती है। ठीक है, यह होता है आपका सिग्नल का। अब एक और क्वेश्चन है उसे भी आप कर लो। 500 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट, यदि कोई इंस्ट्रूमेंट है वो आपका 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है,
इन 500 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट फॉर हाइड्रोजन एनएमआर। हाइड्रोजन एनएमआर के लिए कितना जनरेट होगा, एंड दिस इक्वल मैग्नेटिक फील्ड when used in carbon 30, then how many megahertz instrument यूज। मतलब यह है कि यदि आप 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो तब फॉर हाइड्रोजन एनएमआर, हाइड्रोजन एनएमआर यदि किसी भी कंपाउंड का आपको हाइड्रोजन एनएमआर लेना है, ठीक है, उसके लिए यदि आप 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। और उसी में दिया हुआ है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है हाइड्रोजन एनएमआर के लिए 500 मेगाहर्ट्ज में, यदि उतनी मैग्नेटिक फील्ड हम कार्बन 30 के लिए यूज करें तो कितने मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट उस समय यूज होगा, ठीक है। जैसे देखो आंसर क्या होगा आपका फॉर हाइड्रोजन एनएमआर, फॉर हाइड्रोजन एनएमआर आपको प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू गामा बी नॉट। आपका दिया हुआ यदि हाइड्रोजन एनएमआर के लिए कितने मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट, 500 हाइड्रोजन एनएमआर के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 42.57 इंटू बी नॉट। तो बी नॉट का वैल्यू क्या होगा 500/42.57। इसे आप डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा, मैं किया हूँ पहले का 11.74 टेस्ला। इतनी मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या होगी हाइड्रोजन एनएमआर में यदि आप 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तब। यदि 500 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड यूज होगी फॉर द हाइड्रोजन एनएमआर। अब फॉर कार्बन 30 क्वेश्चन क्या था कि इतनी मैग्नेटिक फील्ड जो 500 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट में हाइड्रोजन एनएमआर के लिए जनरेट हो रही है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड यदि हम कार्बन 30 में यूज करेंगे तो कितने मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज करना होगा। तो फार्मूला सेम फार्मूला, प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू गामा बी नॉट। आपको मेगाहर्ट्ज का कितने मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दिया है, कितना मेगाहर्ट्ज का वही आपको कैलकुलेट करना है। गामा का वैल्यू कार्बन 30 के लिए कितना होता है 10.701 इंटू कितनी मैग्नेटिक फील्ड है 11.74, मतलब इसको आप मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 125 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ से आप देखो कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड कार्बन 30 के 500 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट में यूज हो रहा है, उतनी मैग्नेटिक फील्ड यदि हम कार्बन 30 में यूज करें तो केवल 125 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट हमको क्या करना होगा, यूज करना होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ना यहाँ से प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कार्बन 30 इज इक्वल टू 1/4 प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन एनएमआर, है कि नहीं। 500 है ना, 500 का ये कौन सा भाग है, चौथा भाग है ना, 500/4 करोगे तो आपका क्या आएगा कार्बन 30 का आ रहा है। तो यह आपका यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो कि यदि आप 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यदि आप कार्बन 30 हाइड्रोजन एनएमआर के लिए यूज कर रहे हो तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड यदि आपको कार्बन 30 में आप यूज कर लोगे तो उसका केवल 1/4 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करना होगा, ठीक है, समझ आया, ठीक है। तो इससे आपको ये भी समझ आ रहा होगा 500 में आपका सिग्नल कैसा आता है, बहुत ही अच्छा, बहुत क्लियर आएगा। लेकिन यदि आप 125 लोगे तो उसमें आपको सिग्नल की क्लियरिटी आपकी अच्छी नहीं आएगी। हाई मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट लेने से ही फ़ायदा रहता है कि आपको सिग्नल की क्लियरिटी आपको अच्छे से दिखती है। हाई मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट में आपको हर सिग्नल सही ऑब्जर्व होता है, ठीक है। यह क्वेश्चन भी है और एक मतलब कि सीखने वाला पॉइंट है कि आपको कार्बन 30 और उसमें मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट में भी एक रिलेशन हो सकता है, ठीक है।
यह था क्वेश्चन सर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन एट 500 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट इज 900 हर्ज ग्रेटर देन TMS. Then what is chemical shift in ppm? ठीक है, कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें यदि कोई भी एक ऐसा कंपाउंड है जिसका आप सिग्नल लिए हो, यदि इसमें दिया है क्या, प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी या प्रोटॉन एट द 500 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट। यदि 500 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट में एक प्रोटॉन है जिसकी प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 900 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS, जिसको आप अभी आइडेंटिफाई किया था ना, उसे आप नॉर्मल भाषा में ऐसे भी लिख सकते हो, 900 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS। देन व्हाट इज द केमिकल शिफ्ट इन द ppm? तो आप कैसे निकालोगे केमिकल शिफ्ट, मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ द सिग्नल इन द ppm फॉर्म। जैसे देखो ये आपका यह सिग्नल था फर्स्ट, जो अभी बताया, ये 1 ppm है, ये 2 है। यदि 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, तो 0 से 1 के बीच का डिफरेंस कितना था, 500 हर्ट्ज था। और 1 से 2 के बीच का, 1 से 2 के बीच में 500 है, ऐसे ही 2 से 3 के बीच में भी 500 हर्ट्ज होगा। ठीक है, तो यदि कहीं आपको 2 ppm का सिग्नल आप जब बताते हो तो क्या लिखते हो, 0 से 2 के बीच में 1000 हो गया हर्ट्ज, और 0 में आपका क्या है, TMS है, तो उसको भी आप लिखते हो 500 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS। ठीक है, अब लेकिन आपको यदि ppm में बताना हो तो आप ppm में क्या बताओगे इससे, ये आपका ppm में कितना है, यदि 1000 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS है किसी का प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी, तो उससे आप ppm में क्या बताओगे, 2 ppm। ये 2 ppm कैसे आया है, आप इसका एक फार्मूला लिख सकते हो, केमिकल शिफ्ट इज इक्वल टू, यह जो वैल्यू दिया है किसी का भी प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी जो दिया है, यह इसको वो कितने मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है उससे आप डिवाइड कर दोगे तो तब भी आपको वो वैल्यू आ जाएगा। जैसे ये 1000 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS है, तो 1000 डिवाइडेड बाई कितने मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट में आप सिग्नल देख रहे हो, 500 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट में सिग्नल देख रहे हो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2, मतलब कि 2 ppm में आपका सिग्नल आया है। ठीक है, वैसे ही 1 वाले का कितना होता है, 500 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS, 0 से 1 में 500 हर्ट्ज हो गया ग्रेटर देन TMS। तो आप क्या करोगे, यदि आपको केमिकल शिफ्ट बताना हो, यदि आपको 1 नहीं दिया होता तब आप क्या करते, तो लिखते क्या, 500 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS डिवाइडेड बाई कितने मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, तो आपका क्या आएगा, 1 ppm, मतलब कि वो सिग्नल का पोजीशन क्या है, 1 ppm है। ठीक है, तो यह आप मैथमेटिकल आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है ना, अब ऐसे ही जैसे इस क्वेश्चन में आपको ppm का वैल्यू नहीं दिया है, इसमें केवल प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी दी है, तो वहाँ पर यहाँ पर वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। जैसे केमिकल शिफ्ट आपको बताना है सिग्नल का, आपका दिया क्या है, केवल यही दिया है कि 500 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ किए थे, उसमें एक प्रोटॉन का जो प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 900 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS। तो आपका कितना है, 900 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS डिवाइडेड बाई कितने मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइड कर दो कितना आएगा, मैंने डिवाइड किया है 1.3, वो जो सिग्नल होगा वो आपका 1.3 ppm में आया है। ठीक है, 1.3 ppm में वो आपका सिग्नल आया है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग केमिकल शिफ्ट का यदि कहीं आपको पोजीशन ppm में बताना हो तो आप ऐसे बता सकते हो, प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू दी होगी कि उस प्रोटॉन का प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी 900 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS है, उसको आप क्या कर सकते हो, कितने मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है उससे आप डिवाइड कर दोगे तो उसका आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका ppm में आ जाएगा कि उसका पोजीशन क्या है सिग्नल का। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और है उससे भी सॉल्व कर लो। An organic compound molecule gives 2 hydrogen NMR
सिग्नल एट 80 हर्ट्ज 80 एंड 600 हर्ट्ज greater than TMS. Then what is the precursor frequency? Then what is precursor frequency difference? Precursor frequency difference between two signal. ठीक है, इसमें यह दिया हुआ है यदि कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का आप एनएमआर लिए हो, क्या कौन सा एनएमआर ले रहे हो, हाइड्रो एनएमआर ले रहे हो, तो उसमें 2 सिग्नल आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 सिग्नल उस कंपाउंड का आ रहा है। जो कितने प्रिकर्सर फ्रिक्वेंसी उसका केवल उसने प्रिकर्सर फ्रिक्वेंसी बताया है। एक का है 1800 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS और दूसरे का है 600 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS। तब ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रिकर्सर फ्रिक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन 2 सिग्नल इन द PPM फॉर्म। ठीक है, PPM मतलब कि पोजीशन ऑफ सिग्नल के फॉर्म में, उसे आप कैसे बताओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया ना। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका आप सिग्नल ले रहे हो, हाइड्रो एनएमआर ले रहे हो, तो उसमें 2 सिग्नल आ रहे हैं। 2 सिग्नल आ रहे हैं जिसमें पहले सिग्नल का जो प्रिकर्सर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो दी है 1800 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS और दूसरे का कितना दिया हुआ है 600 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS। तब ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों सिग्नल के बीच का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो आंसर डिफरेंस बिटवीन प्रिकर्सर फ्रिक्वेंसी। प्रिकर्सर फ्रिक्वेंसी के बीच का डिफरेंस कितना है 1800। मुझे इन्हीं दोनों के बीच का जो एक यह सिग्नल है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही बताना है। तो 1800 दिया हुआ है माइनस 600 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS। ठीक है, कितना आएगा 1200 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS। ठीक है, मतलब कि 1200 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब इससे आपको PPM के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, केमिकल शिफ्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, वैल्यू कितना दिया हुआ है 1200 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS डिवाइडेड बाय कितने मेगा हर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है। आप कंसीडर करो। ठीक है, इधर छोड़ दिया बिटवीन 2 सिग्नल इन 600 मेगा हर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जैसे जो कंपाउंड था उसका जो सिग्नल आ रहा था वो कितने मेगाहर्ट्ज़ के इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है 600 मेगाहर्ट्ज़ के इंस्ट्रूमेंट में ये सिग्नल आपके ऐसे ऑब्जर्व हो रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट कितना होगा आपका, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है 1200 है डिवाइडेड बाई 600। आपका आंसर कितना आएगा 2। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 2 ppm का होगा। ठीक है, जैसे आप इसका जब सिग्नल आप बनाओगे तो कितने का दिया हुआ है 2 ppm का है। तो फर्स्ट तो 2 सिग्नल यही आए हैं। ठीक, यहाँ पे TMS होगा 0 या 1। एक आपका वैल्यू कितना दिया हुआ है 600 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS और दूसरा कितना है 1800 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS। इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस केमिकल शिफ्ट का पूछ रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 ppm है। तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3। तो मतलब क्या वो 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 2 आ गया ना। तो ऐसे होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का, यही दोनों सिग्नल के बीच का डिफरेंस पूछ रहा था कितना है। पहला सिग्नल आपके 1 में आया है तो दूसरा किस में आया है 3 ppm में आया है। पहला 1 ppm में है तो दूसरा 3 ppm में है। ठीक है, आप इसे सेपरेट भी कर सकते थे। फर्स्ट आप क्या करते हैं 1800 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS है। 1800 हर्ट्ज ये आपका कितने मेगा हर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है 600 मेगा हर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, 1800 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS है। तो फर्स्ट आप इसको ppm में कन्वर्ट कर लो। तो इसके लिए क्या करोगे 1800 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS है तो केमिकल शिफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए इधर 600 से आप डिवाइड करोगे, कितना आएगा 3 आ गया। दूसरा है
600 हर्ट्ज ग्रेटर देन टी एम, ऐसे इसको पीपीएम में कन्वर्ट करने के लिए 600 से डिवाइड करोगे, 1 आ गया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 - 1 = 2। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड है, आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे आप उससे लगा सकते हो। अब नाउ देखिए, अभी तक आपको जो भी बता रहा हूँ उसमें रेफरेंस स्टैंडर्ड का नाम हमेशा यूज हो रहा है। तो आप ये जान जाओ कि रेफरेंस स्टैंडर्ड होता क्या है। व्हाट इज़ रेफरेंस स्टैंडर्ड, व्हाट इज़ द रेफरेंस स्टैंडर्ड, रेफरेंस स्टैंडर्ड होता क्या है, एंड व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड, आखिर उसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो रेफरेंस स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, यदि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यदि आपको उसका सिग्नल लेना हो तो उसमें आप कोई ना कोई रेफरेंस स्टैंडर्ड हमेशा यूज करोगे, और उससे आप क्या करोगे, उस रेफरेंस स्टैंडर्ड का जो सिग्नल आएगा उससे आप 0 ppm में क्या करोगे, सेट कर दोगे, उसके बाद आपका जो भी कंपाउंड का सिग्नल आ जाए। ठीक है, और इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड, एडवांटेज ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड, एक मिनट सॉरी, एडवांटेज ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द रेफरेंस स्टैंडर्ड, क्या होता है। ठीक है, रेफरेंस स्टैंडर्ड का जो एडवांटेज है वो कैसा होना चाहिए। रेफरेंस स्टैंडर्ड जो होते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड जो होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल रेफरेंस स्टैंडर्ड और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल रेफरेंस स्टैंडर्ड का मतलब यह होता है कि इस टाइप के रेफरेंस स्टैंडर्ड को यदि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी का भी आप सिग्नल ले रहे हो, तो यदि कोई भी एक ऐसा रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करो जो उसमें मिक्स होने के बाद कोई भी केमिकल एक्टिविटी ना दिखाए, मतलब वो क्या हो, इनर्ट हो, उसका कोई भी रिएक्शन उस कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी के भी साथ भी सिग्नल के कोई भी कंपाउंड है उसमें वो मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो उससे हम कहेंगे केमिकल एक्टिविटी यदि वो नहीं दिखा रहा है तो उससे हम इंटरनल कहेंगे। और यदि कोई रेफरेंस स्टैंडर्ड उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम मिक्स कर रहे हैं, अब वो कुछ केमिकल एक्टिविटी दिखा दे, कुछ दूसरा कुछ बन जाए, कोई अलग कंपाउंड बन जाए, तो उससे हम कहेंगे एक्सटर्नल। तो यदि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसाइज कर रहे हो, किसी का भी सिंथेसाइज कर रहे हो, तो उसमें यदि आप इंटरनल डालोगे तो वो आपके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि वो आपका उससे मिक्स तो होगा लेकिन उसकी कोई भी केमिकल एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन आप एक्सटर्नल रेफरेंस स्टैंडर्ड कहीं आप उसमें डाल दिए तो वो मिक्स होगा, अब मिक्स होने के बाद वो क्या कर लेगा, कोई ना कोई कंपाउंड बना लेगा। तो यदि कोई कंपाउंड बना रहा है तो आप जिस कंपाउंड का NMR लेना चाह रहे हो उसको लेने से आपका कोई मतलब तो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि आप कुछ मिला दिए, कुछ अलग ही बन गया, तो वो आपके लिए बेटर नहीं होगा। ठीक, तो ये आपका क्या होता है, इनर्ट होता है, मतलब आफ्टर मिक्सिंग इन कंपाउंड नॉट गिव एनी केमिकल एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी केमिकल एक्टिविटी वो नहीं दे। ठीक है, यदि किसी भी कंपाउंड का आपको सिग्नल लेना है, यदि आप उसमें इंटरनल रेफरेंस स्टैंडर्ड जब डालोगे तो वो आपकी कोई भी केमिकल एक्टिविटी ना दे, तो उससे हम कहेंगे वो इंटरनल है। और यदि वो केमिकल एक्टिविटी दे, गिव
केमिकल एक्टिविटी, आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग होने के बाद, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिक्स होने के बाद, मिक्सिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका आप सिग्नल लेना चाह रहे हो उसमें मिक्स होने के बाद वो केमिकल एक्टिविटी दे दे तो उससे हम कहेंगे एक्सटर्नल। ठीक है, तो एक्सटर्नल आप कभी भी प्रेफर मत करना, हमेशा क्या इंटरनल का यूज किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन एनएमआर के लिए जो इंटरनल होता है, इंटरनल रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है, वो आपका क्या यूज़ हम लोग करते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन 30 के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, टीएमएस होता है। क्यों, देखो टीएमएस आपका क्या इंटरनल है, यह आपका किसी भी हाइड्रोजन या कार्बन 30 एनएमआर लोगे, वो आप जिस कंपाउंड का आप सिग्नल लेना चाह रहे हो उसमें जब आप टीएमएस को ऐड करोगे तो वो कोई भी केमिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। तो यह आपके लिए बेटर है, इसका अपना अलग सिग्नल 0 में आप सेट कर लो और जो कंपाउंड है उसका अपना अलग अपना सिग्नल आएगा। ठीक है, तो यह आपका क्या है, ये आपका इंटरनल है, मतलब इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। जैसे एक्सटर्नल का एग्जांपल, जब आप 31P लेते हो, 31P किसी भी कंपाउंड है जिसमें फास्फोरस प्रेजेंट है तो उसमें आप क्या करोगे, 31P एनएमआर लोगे। 31P एनएमआर के लिए हम लोग एक्सटर्नल जो यूज़ करते हैं वो यूज़ होता है H3PO4। होता क्या है, ये आपका क्या एसिड है, तो एसिड है तो ये आपका एसिड बेस या एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं। जो कंपाउंड है ना, कंपाउंड में मान लो यही कंपाउंड है, इसमें जैसे आपका ये एनएमआर ट्यूब है, एनएमआर ट्यूब में आप क्या करोगे, ये रेफरेंस स्टैंडर्ड मिक्स किए, कंपाउंड डाले जिसका आपको सिग्नल लेना है, तो ये क्या करेगा, रेफरेंस स्टैंडर्ड कंपाउंड के साथ आपका ऐड हो जाएगा और कुछ अलग कंपाउंड बना देगा, कुछ अलग बना देगा। ठीक है, कुछ अलग कंपाउंड बनाएगा। जब कुछ अलग कंपाउंड बन जाएगा तो जब आपका कुछ अलग कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होगा तो आपका एनएमआर में उसका सिग्नल आने लग जाएगा। जब उसका सिग्नल आएगा तो आपको इस कंपाउंड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें आपका क्या आ रहा है, कोई अलग सिग्नल ही आ रहा है, जो न्यू कंपाउंड बना है उसका सिग्नल आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका यह। ठीक है, इसमें 31 पे आपका एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं कंपाउंड के साथ। और यदि कहीं आप 90F एनएमआर ले रहे हो, 90F एनएमआर ले रहे हो तो उसमें आप यदि कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपका फ्लोरीन प्रेजेंट है तो उसमें आप क्या करोगे, 90F एनएमआर लोगे। तो 90F एनएमआर लोगे तो उसमें जो सिग्नल आएगा, उसमें जो आपका रेफरेंस स्टैंडर्ड हम लोग इंटरनल यूज करते हैं वो आपका होता है CFCl3 और CF3। ठीक है, इस कंपाउंड का ये दोनों आपके क्या है, इंटरनल रेफरेंस स्टैंडर्ड है फॉर द 90F एनएमआर के लिए। यदि 90F एनएमआर में आपको इंटरनल लेना हो तो आप CFCl3 ले सकते हो और यह ले सकते हो। ठीक है, CFCl3 को हम लोग R11 भी कहते हैं। CFCl3 का एक नाम होता है R11। ठीक है, R11 क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आपके क्या होते हैं, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 11 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। 11 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये आपका क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और आपको मालूम है कि आपका जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 27 होता है, 28 होता है, इतने डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं ना। तो मतलब कि एट द रूम टेम्परेचर में ये क्या है, ये कंपाउंड आपका क्या है, गैस हुआ। क्यों, क्योंकि इसका 11 डिग्री सेंटीग्रेड में वो क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। CFCl3 11 डिग्री सेंटीग्रेड में वो वेपराइज हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि रूम टेम्परेचर में वो क्या है, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अब आप ये बताओ, यदि ये इंटरनल है लेकिन तब भी हम इसका क्या करते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि यदि कहीं आप NMR ट्यूब लोगे, आप NMR ट्यूब में आप इसे ऐड कैसे करोगे, क्योंकि वो गैस है, जैसे ही आप इसे ऐड करोगे वो उड़ जाएगा, आप जैसे ऐड करोगे वो उड़ जाएगा। मतलब CFCl3 को हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो मेरे पास केवल यही एक चारा बचता है कि बेंजीन रिंग में जो CF3 जो जुड़ा है इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका जो सिग्नल आता है वो आपका -65 डिग्री से -65 ppm के अबाउट इसका सिग्नल आता है 90F एनएमआर में। यदि कहीं इस कंपाउंड का सिग्नल जो आता है फ्लोरीन का वो -65 ppm के अबाउट आता है। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हो।
लेकिन ये यूज़ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये एट द रूम टेम्परेचर में आपका गैस है। ठीक है। और वैसे ही 90 FNMR है। यदि 90 FNMR के लिए आपको एक्सटर्नल रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करना हो तो आप यूज़ करोगे CF3COOH। ठीक है। इसमें देखिए ये भी आपका क्या होता है, एसिड होता है, तो ये भी आपका कंपाउंड के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है। तो आपको एक्सटर्नल कभी भी चूज़ नहीं करना है, आप हमेशा क्या यूज़ करोगे, इंटरनल रेफरेंस स्टैंडर्ड ही आप यूज़ करोगे। ठीक। तो ये हो गया आपका व्हाट इज़ द इंटरनल रेफरेंस स्टैंडर्ड, व्हाट इज़ द एक्सटर्नल, जिसमें ऐसा रेफरेंस स्टैंडर्ड जिसमें आपकी कोई भी केमिकल एक्टिविटी ना हो ऑर्गेनिक कंपाउंड या कंपाउंड के साथ, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल। और जिसमें केमिकल एक्टिविटी दिख जाए मिक्स करने के बाद, तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल। ठीक। अब एक क्वेश्चन आप बताओ, यदि आपको 29, यदि आपका सिलिका NMR करना हो, यदि मैं मान ले रहा हूँ SiCl4 है, आपको इसका NMR करना है, तो आप क्या करोगे, 29 सिलिका NMR करोगे, क्योंकि इसमें आपका क्या है, सिलिका प्रेजेंट है, तो 29 सिलिका NMR आप करोगे। ये आपका NMR एक्टिव है ना। ठीक है। तो आप ये NMR करोगे, तो इसमें आप कौन सा रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करोगे, TMS यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि TMS में आपका क्या है, सिलिका प्रेजेंट होता है ना, SiCH3 का होल 4 यही है ना, तो इसमें आपका क्या है, सिलिका प्रेजेंट है। जब सिलिका प्रेजेंट है तो दोनों का सिग्नल, मतलब यदि कहीं आप इस कंपाउंड को इसमें जब मिक्स करोगे तो हो सकता है कि दोनों के दोनों सिग्नल आके कहीं क्या हो जाए, मर्ज कर जाएं। तो जब मर्ज कर जाएंगे तो आप उसे ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो सिलिका NMR के लिए हम TMS का यूज नहीं कर पाते हैं। उसमें आई थिंक बेंजीन रेफरेंस स्टैंडर्ड में हम लोग यूज करते हैं, नॉट श्योर। ना सेकेंड एडवांटेज क्या है रेफरेंस स्टैंडर्ड का, कि इसमें आपके 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, 12 इक्विवेलेंट, TMS का बता रहा हूँ, इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, है कि नहीं। TMS में आपका यही है ना, SiCH3 CH3 CH3 CH3, तो 3 3 6 9 12, तो 12 आपके इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं। यह भी इसके बहुत बड़ी एडवांटेज है। क्यों? रीजन यह रहता है कि देखो, किसी भी जो सिग्नल की जो एरिया रेशियो होती है ना, एरिया कि वो कितनी एरिया को, ये सिग्नल है ना, ये इस कितनी एरिया को ये कवर किया है कि नहीं। अब ऐसे कुछ सिग्नल आपके ऐसे आएंगे, ये कम एरिया कवर कर रहे हैं, ये आपके ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं, ये कम एरिया कवर कर रहा है, ये आपका ज़्यादा। तो किसी भी एरिया ऑफ सिग्नल, किसी भी सिग्नल की जो एरिया होगी वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन। इसको भी बाद में पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ आप समझ जाओ कि किसी भी सिग्नल की जो एरिया होती है वो आपकी किस बात पर डिपेंड करती है, कि उसके पास कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। ठीक है। अब इसके पास क्या है, 12 प्रोटॉन है, जो आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत अच्छा खासा अपने की कम अमाउंट में भी आपका अच्छा खासा सिग्नल वो दे देगा। जनरली आप जिसका भी देखते हो CH3 CH2 Cl, इसके पास 3 प्रोटॉन है, इसके पास 2 है कि नहीं। यदि आप CH3 CH2 Cl है तो इसमें आपके 2 प्रोटॉन है, इसमें 3 है, तो इससे तो ये बेटर होगा ही, क्योंकि इसमें 12 प्रोटॉन है, बहुत अच्छी एरिया होगी। ठीक है। जब इसमें आपका जो एरिया आपका ज़्यादा प्रोटॉन है, इसलिए इसमें हमको मालूम, आपको बता रहा हूँ, केवल 0.001% TMS इज सफिशिएंट फॉर एनी कंपाउंड सिग्नल। ठीक है। केवल इतना ही 0.001% TMS जो अमाउंट है, इतनी अमाउंट भी आपके लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको सिग्नल ऑब्जर्व करना हो, इतनी अमाउंट भी सफिशिएंट होती है, 0.001। ठीक है। इतनी अमाउंट TMS भी आपकी सफिशिएंट है किसी भी कंपाउंड को सिग्नल देने के लिए।
क्योंकि TMS को आपको क्या चाहिए, यदि कोई भी कंपाउंड का जो सिग्नल आ रहा है तो उसमें TMS की एक छोटी सी भी पिक आ जाए वो भी आपके लिए बहुत सफिशियंट है। तो छोटी सी भी पिक आ जाए वो भी आपके लिए क्या होती है, बहुत ही सफिशियंट होती है। ठीक है, तो छोटी सी भी, क्योंकि मुझे TMS को 0 में केवल क्या करना होता है, सेट करना होता है। ठीक है, तो वो आपका 0.001% भी अमाउंट है तब भी वो आपका सफिशियंट है किसी भी कंपाउंड को सिग्नल के लिए। ठीक, सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग। इसके पास थर्ड एडवांटेज है कि इसके पास 12 शिल्डेड प्रोटॉन। ठीक है, इसके पास क्या है, 12 शिल्डेड प्रोटॉन होता है TMS के पास, है कि नहीं। जैसे देखो SiCH3, वैसे भी शिल्डेड और डीशिल्डेड के बारे में आगे पढ़ना है, लेकिन यहाँ आप समझ जाओ क्योंकि जब टर्म आ गया तो आप समझ ही जाओ। ठीक है, शिल्डेड और डीशिल्डेड का मतलब क्या होता है। शिल्डेड का मतलब जैसे आपका एक एग्जांपल ले लिया, CH3 CH2 Cl है। ठीक है, अब Cl आपका कैसा ग्रुप होता है, -I ग्रुप है, ऑर्गेनिक वाले जान रहे होंगे। और दूसरा ये भी है कि Cl आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वो पुश करेगा। जब ये पुश करेगा तो यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यहाँ हम दिखा दे रहे हैं डेल्टा पॉजिटिव, मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन की वहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। फिर ये यहाँ से भी पुश कर सकता है लेकिन यहाँ से वो कम ही पुश करेगा तो यहाँ भी आपको डेल्टा पॉजिटिव होगा। यदि मैं एक और कार्बन जोड़ दे रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत ही कम हो सकता है, यहाँ पर वो पुश ना करें। डेल्टा पॉजिटिव बहुत ही छोटी सी है, मतलब बहुत ही कम है। ठीक है, तो मतलब ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी होगी, तो जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जहाँ कमी होती है उसे हम कहते हैं डीशिल्डेड। ठीक है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ तो बहुत ही कम डीशिल्डिंग हुआ हो, तो उसे हम कहेंगे शिल्डेड। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, बढ़ोतरी है। ठीक है, तो इस वजह से इसके कंपेयर में तो यहाँ पर ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन के पास, तो वो आपका क्या होगा, शिल्डेड होगा, यह होगा डीशिल्डेड। वैसे ही सिलिका कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, सिलिका कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन है। तो यह आपका इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कार्बन और यहाँ से हाइड्रोजन भी खींचेगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। तो मतलब यह आपका क्या होता है, यह हाइड्रोजन आपका क्या शिल्डेड है क्योंकि इसके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी है। यह भी आपका शिल्डेड है, यह भी आपका शिल्डेड है। वैसे यहाँ भी सेम रीजन यहाँ भी दे सकते हो, मतलब इसके पास क्या है, 12 शिल्डेड प्रोटॉन है, जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम ही ऑब्जर्व करोगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होंगे सब में डीशिल्डिंग ही होता है, शील्डिंग बहुत ही कम चांस होते हैं। जैसे यहाँ पर आप CH3 CH2 CH2 CHO जोड़ दो, उसमें भी आपका डीशिल्डिंग हो रहा है। यह भी आपका क्या हो रहा है, थोड़ी मोड़ी तो डीशिल्डिंग हो ही रही है। इसमें क्या हो रहा है, प्योर आपका कंप्लीटली क्या हो रहा है, केवल शील्डिंग हो रहा है। यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा मोड़ा जा भी रहा है। तो ये आपका कम डीशिल्डिंग है, यहाँ पर ज़्यादा डीशिल्डिंग है, कम डीशिल्डिंग है। इस वजह से हम लोग इसका क्या नाम दे दिए, शिल्डेड दे दिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैक्सिमम कंपाउंड आपको शिल्डेड ही, डीशिल्डेड ही मिलेंगे। ठीक है, तो वैसे भी आप देखिए यहाँ पर आपके 12 हाइड्रोजन क्या हैं, शिल्डेड हैं, जो आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग ही ऑब्जर्व हो रहा है। तो यह भी आपका रीजन है, इसलिए भी हम लोग TMS को यूज करते हैं, क्योंकि ये आपका कुछ अलग होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या है, यह अलग है, जिस वजह से कि यह आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग है, या आपका केवल शिल्डेड होता है। इस वजह से भी हम लोग TMS का यूज करते हैं। ठीक है, और एक और रीजन है कि लो बॉइलिंग पॉइंट होती है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब कि यदि आपका ये NMR ट्यूब है ना, तो NMR ट्यूब में आप फर्स्ट TMS ऐड करोगे, कितना, 0.001% भी सफिशियंट होता है।
किसी भी सिग्नल को देने के लिए 0.001% भी सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि उसके पास 12 हाइड्रोजन है जिसकी एरिया अच्छी खासी होगी। तो आप कम अमाउंट भी लोगे तब भी आपको कंपाउंड का TMS आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा आप क्या ऐड करते हो? जो कंपाउंड का आपको सिग्नल देना हो। और थर्ड आपका सॉल्वेंट ऐड करोगे। ठीक है। ये लो बॉइलिंग पॉइंट से यह फ़ायदा रहेगा, यदि TMS इसकी लो बॉइलिंग पॉइंट है तो यदि कभी ऐसा कभी कभी हो जाता है कि कंपाउंड ऑफ सॉल्वेंट आप ऐड कर दिए हो और आपको सिग्नल आपको वापस क्या चाहिए, मतलब कि ये जो कंपाउंड है आपको कंपाउंड आपको वापस चाहिए, आप उसका NMR सिग्नल नहीं लेना चाह रहे हो, तो आपका क्या होता है, TMS का कम बॉइलिंग पॉइंट है, आप इसे ईजिली इवेपोरेट करा सकते हैं। जब ईजिली इवेपोरेट कराएंगे तो उसमें आपका फिर क्या बचेगा, कंपाउंड ऑफ सॉल्वेंट। इससे भी हम लोग एक मेथड, मतलब कि कुछ मेथड होता है जिसकी वजह से हम लोग इसे भी अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, तो TMS का लो बॉइलिंग पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, आपका कंपाउंड यदि कभी सिग्नल नहीं लेने का मन कर रहा हो तो आप ऐड कर चुके हो तो आप क्या कर सकते हो, TMS को निकाल सकते हो। लेकिन हीट के थ्रू नहीं निकाला जाता है, उसका एक अलग ही मेथड होता है। ठीक है। तो यह था आपका कि व्हाट इज़ द रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ TMS। ठीक है। सो इन दिस लेक्चर आई डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज़ द रेफरेंस स्टैंडर्ड, वाई द TMS विल बी द यूज, कोई भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर क्या होगा, किसी भी मेगा, जैसे हम लोग 900 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं तो 900 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट का नाम हम लोग 900 मेगाहर्ट्ज़ क्यों रखें, उसका क्या मतलब है। जब भी हम किसी का भी सिग्नल लेते हैं तो उसकी प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यह सब चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। ठीक। सो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।